दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आपको इंसुलिन के आविष्कार की अनोखी कहानी सुनाने वाला हूं। इसलिए नहीं कि आविष्कार के 100 साल से ज़्यादा हो जाने के बाद भी दुनिया में 15 से 20 करोड़ लोग हर रोज़ इसकी वजह से जी रहे हैं। इसलिए नहीं कि आज भी इंसुलिन का व्यापार संसार में लगभग 22 मिलियन डॉलर का है, बल्कि इसलिए कि ये कहानी किसी भी बॉलीवुड की फिल्म से ज़्यादा अनोखी है। इस दास्तान में सफलता असफलता के कई उतार चढ़ाव हैं और तकदीर के अनगिनत मोड़ों के बाद जीत का सेहरा उन लोगों के सिर पर सजता है जो इस क्षेत्र के थे ही नहीं। जी हाँ, आपको सुनकर हैरानी होगी कि इंसुलिन का आविष्कार किसी दवाइयों के क्षेत्र से जुड़े साइंटिस्ट ने नहीं किया, बल्कि एक ऑर्थोपेडिशियन यानी कि हड्डी के डॉक्टर ने किया। तो दोस्तों, आखिर तक मेरे साथ रहिएगा, ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी की। मैं आपको ले चलता हूं 11 नवंबर 1918 को सुबह 11 बजे फ्रांस के रेल के एक डिब्बे में युद्ध विराम पर डिस्कशन चल रहा था जर्मन और बाकी पूरे संसार के लोगों में, और एक पीस ट्रीटी साइन की गई और ये ऐलान किया गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अब खत्म हो गई है और अब कोई बॉम्ब्स, कोई बॉम्बिंग, कोई शार्पनर्स नहीं चलेंगे। डॉक्टर बेंटिंग अपने कैंप में उस रात बिल्कुल भी सो नहीं पाए। उनको शायद तोपों और बॉम्ब्स की आवाज़ों में मेकशिफ्ट हॉस्पिटल के लकड़ी के बेंच पर या खाई में सोने की आदत पड़ चुकी थी और उस रात को तो पूरी शांति हो गई थी। डॉक्टर बेंटिंग को अपने पिछले 2 साल फिर से याद आ रहे थे। उनको याद आ रहा था वो दिन जब वो कनाडा के एक ऑफिस में गए और अपने आप को उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ज्वाइन करने की एप्लीकेशन दी। बदले में उनकी 2 साल की रही सही ट्रेनिंग माफ़ की जा रही थी और उनको तुरंत डॉक्टर की डिग्री दी जा रही थी। और इन 2 सालों में डॉक्टर बेंटिंग ने एक नौजवान लड़के से आदमी बनने का सफ़र पूरा किया और लड़ाई के मैदान पर अपनी इस 2 साल की इंटर्नशिप में डॉक्टर बेंटिंग ने इतनी चोटें देखी, इतने जख्म देखे और उन सब का अपने आप इलाज किया। और कितनी बार उनको बिना किसी सीनियर सर्जन की उपस्थिति के मरीजों के हाथ पांव काटने पड़े क्योंकि उनमें गैंग्रीन हो गई थी और पस पड़ गया था। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 1917-1918 में कोई एंटीबायोटिक अवेलेबल नहीं थी और एंटीबायोटिक्स के बिना युद्ध क्षेत्र में जख्म अमूमन इन्फेक्ट हो जाते थे और उनमें पस पड़ जाता था और एक बार इन्फेक्शन होने के बाद इकलौता इलाज हाथ या पांव को काटना पड़ता था। और डॉक्टर बेंटिंग ने ऐसे कितने हाथ पांव स्वयं बिना किसी सीनियर डॉक्टर के खुद काटे। और ये एक अनुभव, एक लगभग ऐसा अनुभव था जो शायद अगर वो मेडिकल कॉलेज के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में होते तो शायद उनको 10 से 12 साल में भी नहीं मिलता। लेकिन कुछ वाक़े डराने वाले भी थे। एक बार तो वो स्वयं जख्मी हो गए,
एक बॉम्ब का टुकड़ा आके उनके दाहिने हाथ में लगा और उसमें एक बड़ा जख्म बन गया और डर और लगा जब 2-3 बाद उसमें पस देखा गया। उनको तुरंत एक सीनियर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और डॉक्टर बैंटिंग को देखने 3-4 बड़े डॉक्टर आए और हर डॉक्टर की राय ये थी कि क्योंकि ये हाथ इन्फेक्टेड हो गया है इसलिए उसको काटना ही पड़ेगा। लेकिन ये एक इकलौता पहला मौका था जब लड़ाई में डॉक्टर बेंटिंग ने अपने सीनियर ऑफिसर्स का कहना नहीं माना और डॉक्टर बेंटिंग जिस बात को ठान लेते थे उससे उनको हटाना बड़ा मुश्किल होता था। तो सीनियर डॉक्टर्स की एडवाइस के बावजूद जब उन्होंने अपने हाथ को कटवाने से मना कर दिया तो बड़े डॉक्टर्स भी चुपचाप वापस चले गए। लेकिन इसी हठ ने डॉक्टर बेंटिंग का दायां हाथ इसी हठ की वजह से बच गया और शायद नियति में उस दाएं हाथ से आने वाले भविष्य में बहुत बड़े बड़े काम होने वाले थे। लड़ाई से वापस आते समय डॉक्टर बेंटिंग अपने भविष्य के लिए बिल्कुल निश्चिंत थे। उसको अपने आप पर पूरा भरोसा था कि वो अपनी ऑर्थोपेडिक्स की प्रैक्टिस कनाडा में ठीक से जमा पाएंगे और उनको अपनी गर्लफ्रेंड एडिथ से भी तो मिलना था। उसकी उन्हें बहुत याद आ रही थी। कनाडा वापस आते ही उन्होंने एक ऑफिस किराए पे लिया और उसमें अपना क्लिनिक शुरू कर दिया। दोस्तों, दिन बीतते गए लेकिन उनके पास इक्का दुक्का मरीज ही आ रहे थे और उनका धैर्य धीरे धीरे जवाब दे रहा था और साथ साथ एडिथ भी वहाँ से जा चुकी थी। लड़ाई के दौरान वो उस शहर से किसी दूसरे शहर में चली गई थी और आजकल उनके पत्रों का भी जवाब नहीं दे रही थी। जिंदगी एक अंधेरे मोड़ पर आकर जैसे रुक सी गई थी। इससे आगे की कहानी दोस्तों अगले एपिसोड में मैं आपको सुनाऊंगा। धन्यवाद।